आज हमारा जो गोल क्या है इस पूरे मेरे लेक्चर में, वो ये कि आपको सीएसएस के हवाले से एक बुनियादी मालूमात मिल जाए और फिर कुछ टिप्स मिल जाए कि किस तरीके से आप इस रास्ते पर चल सकते हैं। हमने जब भी कोई काम करना हो पहला स्टेप लेना पड़ता है ना, ये समझते हैं कि उसका पहला स्टेप है, ये सबको नजर आ रहा है। अच्छा, सीएसएस क्या है? ये इम्तिहान है बेसिकली। ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ये पाकिस्तान की सर्विसेज का नाम है और उसके लिए जो इम्तिहान दिया जाता है उसको हम कहना शुरू कर दिया कि सीएसएस है। इस सर्विसेज से ही सीएसएस का नाम बन गया। सीएसएस करने वालों को पाकिस्तान के जो 12 बड़े इदारे हैं उनके बीच में उनको जॉब करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। हुकूमत क्यों इम्तिहान लेती है? देखिए, एक रियासत के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 पिलर्स है जिन पे खड़ी है। पहला कौन सा, क्या लिखा हुआ है? इससे मुराद ये है कि ये वो लोग हैं जो कानून बनाते हैं। कानून बनाने वाले लोग किधर से आते हैं? वोट के जरिए, लेजिस्लेचर। आप वोट डालते हैं, एमपीए एमएनए मुंतखिब होते हैं, लेजिस्लेचर वही है ना हमारे, जो वो हमारे कानून वाले हैं। दूसरा पिलर है जुडिशरी। ये लोग कहां से आते हैं? 2 जरियों से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एलएलबी करते हैं, इम्तिहान देते हैं और लोअर जुडिशरी के बीच में आ जाते हैं। फिर कुछ प्रैक्टिसिंग लॉयर जो होते हैं उनको चुन लिया जाता है हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए। फिर जो तीसरा आपका इदारा है जिसको हम एग्जेक्टिव कहते हैं, इसके बीच में फिर आगे कई विंग्स बनते हैं। मसलन फौज भी एग्जेक्टिव का पार्ट है, उनका एक अपना निजाम है ऑफिसर्स को लेने का। तो जो सिविल ऑफिसर्स हैं उनको लेने के लिए हुकूमत ने ये वाला इम्तिहान रखा हुआ सीएसएस का कि सिविल ऑफिसर जो हैं वो इसके जरिए आ जाएं। अच्छा, जब आप सीएसएस कर लेते हैं तो कौन कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें आपको जॉब मिलती है, जिनमें आपको जॉब के आपको ऑफिसर लगाया जाता है? पहला है कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप। ये बेसिकली वो ग्रुप है जो पाकिस्तान की जो मईशत है, दूसरे मुल्कों से जो हमारी ट्रेड है, ये उसके बीच में अपने काम जो है सर अंजाम देते हैं। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इनके बारे में पता है आपको? हमारी ये जो बाहर के मुल्कों में हमारी जो एम्बेसीज हैं उनके बीच में खिदमत सर अंजाम देते हैं। तीसरे इंफॉर्मेशन ग्रुप है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनके साथ पीआरओज होते हैं, अगर आपको पता हो, जो पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं, इनकी जो खबरें बनाते हैं, खबरें देते हैं और तर्जुमान होते हैं हुकूमत के, वो ये डिपार्टमेंट है। चौथे नंबर पे इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज। कौन होते हैं ये, कौन बताएगा? पता किसी को? जो ज़हन में आ रहा बताएं। जो इनकम टैक्स वाले हैं और सेल्स टैक्स वाले हैं, जो ऑफिसर्स आपको भी नोटिस भी भेज रहे हैं कि जी 30 तारीख है आखिरी अपने इनकम टैक्स की, ये सुना है ना? तो वो ये ऑफिसर्स हैं। 5वें नंबर पे मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप। ये वो ऑफिसर्स हैं, हर तो नहीं, बड़े बड़े शहरों में कैंट एरियाज होते हैं जहां पे फौज का सेटअप है। जिस तरह लाहौर के बीच में कैंट है, पिशावर में भी कैंट है, कोयटा में कैंट है, मरी में कैंट है। उन कैंट एरियाज के बीच में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो सारे के सारे ये ऑफिसर्स करते हैं। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। ये बेसिकली वो ऑफिसर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की पोस्टिंग्स जो हैं इनको मिलती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, जो फेडरल गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट है। उसके बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये वो ग्रुप है जिसके लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, एज असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सर्व करते हैं। फिर उसके बाद में सूबाई हुकूमत में और वफाकी हुकूमत में मुख्तलिफ जगहों पर, जिससे मेरा ताल्लुक है, ये सर्व करते हैं। उसके बाद जी पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। ये वो ग्रुप है जिसके लोग आके ऑडिट और अकाउंट का काम करते हैं। ऑडिट एंड अकाउंट ये है कि हुकूमत जब पैसे देती है तो फिर वो देखती भी है कि पैसे ठीक तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये इस ग्रुप के लोग, मैं बिल्कुल बेसिक अंदाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान कस्टम सर्विस। ये ऑफिसर्स वो हैं जो हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगते हैं, उसको ये लोग डील करते हैं। पुलिस सर्विस का सबको पता होगा। देन पोस्टल ग्रुप, ये भी सबको पता है। और उसके बाद में रेलवे ग्रुप, ये सबको पता है। ये 12 ग्रुप्स हैं जिनमें सीएसएस करने के बाद आप लोग क्या लगते हैं बतौर ऑफिसर। नेक्स्ट, सीएसएस एज ए करियर कैसा है? कैसा है वैसे, कैसे सुना है आपने? नाइस वन। अभी आज हम उसकी रीजंस देखते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि आपने लेक्चर लिया था, आप बताएं कि क्यों सीएसएस एक अच्छा या बुरा करियर है, तो अब आपके पास एक लॉजिक्स होनी चाहिए। जब मैंने पहले सवाल किया था तो किसी एक आधे बच्चे ने ही बताया था कि मैं इसलिए करना चाहता हूं। अब मैं आपको रीजंस दे रहा हूं कि आप लोगों ने सीएसएस क्यों करना है या उसका फायदा दरअसल क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर है आपके पास। आप ग्रेड 17 के बीच में जाते हैं, बड़ी मुनासिब, रीजनेबल आपको सैलरी भी मिलती है, सहूलियात भी मिलती हैं, और फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो पाकिस्तान में जहां पे प्राइवेट सेक्टर वैसे ही एक इनसिक्योर है ना, तो वहां पे एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर होना अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा इसका प्लस है। नंबर 2, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। क्या मतलब इस बात का? यस,
आपको समाज में इज्जत मिलती है, सोशली आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, एक्नॉलेज किया जाता है। इसका दूसरा फायदा ये है। नंबर 3, प्रोफेशनल ग्रोथ। इस बात का मतलब ये है, अच्छा ये जो प्रोफेशनल ग्रोथ है ये बहुत कम जगहों पर अवेलेबल होती है। प्रोफेशनल ग्रोथ से मुराद ये है कि आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उससे ऊपर की जानिब एलिवेट होने के कितने चांसेस हैं। सीएसएस ऑफिसर्स को ये बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं। ग्रेड 17 में पॉइंट हुए, ज्यादातर जो है वो ग्रेड 21-22 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, 20 ऑलमोस्ट सारे जो है वो उनको मिल जाता है। तो प्रोफेशनली ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं। नंबर 4 क्या है जी, ये कैसे होती है पर्सनैलिटी ग्रूम? हाँ, किसने बोला? इंटरेक्शन से। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलती है मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलने की, मुख्तलिफ तरह के इदारों में जाने की, बैरून मुल्क जाने की। वो आपने ये बात सुनी है ना कि जिस बंदे ने जितना ज्यादा मुल्क देखे हो, हम कहते हैं बड़ा सियाना है, कहते हैं कि नहीं? उसकी क्या वजह है? उसका मुशाहिदा ज्यादा है, उसने देखा हुआ है, दुनिया देखी हुई है, ये मुल्क देखा, ये मुल्क देखा, ये मुल्क। हमें पता है यार ये समझदार आदमी है। शादियों के ऊपर खाने का इंतजाम भी ऐसे बंदे के हाथ में दिया होता है, ऐसा है कि नहीं? देख के ऊपर ऐसे बंदा ढूंढ के हमने बिठाया होता है जिसको बड़ा तजर्बा हो। तो ये पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम कर रही होती है। आपको पता है कि दुनिया के मुल्कों में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या, मिलते मिलाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या चीज जी? क्या मतलब? ये कैसे? इस बात का मतलब ये है कि जब आप सीएसएस कर लेते हैं, कभी किसी ने क्रिकेट का मैच देखा ग्राउंड में होता हुआ? देखा? स्टेडियम में कोई गया कभी? स्टेडियम के बीच में 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक वो जो खेल रहे हैं और दूसरे कौन? जो देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मुआशरे में भी 2 तरह के लोग हैं। ज्यादातर वो हैं जो सिर्फ कुड़ सकते हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा, ये हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा। सिर्फ वो हैं जिनको वो हैं जिनको अल्लाह पाक मौका देता है कि वो खुद कुछ कर सकते हैं। जब आप सीएसएस कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अमली तौर पर खुद कुछ करने की, एक्टिवली कंट्रीब्यूट करने की। आप खाली देख के तालियां बजाने वाले नहीं रह जाते, आप शोर मचाने वाले ये नहीं रह जाते कि ये क्यों नहीं हो रहा। आप प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं। अब उसके बाद आसान चीज, इसकी एज लिमिट क्या? मिनिमम 21, ज्यादा से ज्यादा 30 साल। कुछ केसेस में 2 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है और हुकूमत एक कट ऑफ डेट अनाउंस करती है। कट ऑफ डेट से मुराद ये कि एक तारीख बता देती है कि जी आपकी उम्र इस तारीख तक हमने काउंट करनी है, गिननी है कि आप 21 के हुए या नहीं हुए। इसका मतलब सिर्फ ये। तो नॉर्मली यूं समझ लें कि 21 से 30 के दरमियान अगर आप हैं तो आप सीएसएस के पेपर जो है वो दे सकते हैं, एलिजिबल है। आगे चलें। रिक्वायर्ड एजुकेशन, ग्रेजुएशन के बीच में आप लोगों की अगर सेकंड क्लास, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकंड डिवीजन या सी डिग्री जिन लोगों की है वो या उससे अबव, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं ये इम्तिहान देने के। अच्छा, लेकिन अगर सूरत हाल यूं है कि किसी बंदे ने ग्रेजुएशन में डी ले लिया लेकिन फिर मास्टर किया और उसमें उसका ए आ गया या बी आ गया, तो वो भी एलिजिबल है। यानी कि जो मिनिमम लेवल है वो सेकंड डिवीजन जो है उन्होंने रखा हुआ है। नेशनैलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? पाकिस्तान का सिटीजन हो या एजेके का सिटीजन हो और मैरिड जो हो वो पाकिस्तानी ही किसी के साथ हो। अब आगे अहम चीज आई, इम्तिहान टोटल 1200 नंबर का होता है। ये नजर आ रहा है सारा पार्ट? कितने नंबर का होता है? रिटन पार्ट 1200 नंबर का, तहरीरी पार्ट 300 नंबर का, इंटरव्यू कुल कितना हुआ? ये 1500 नंबर की गेम है टोटल। ये जो 1200 है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, 600 का कंपलसरी और 600 का ऑप्शनल। कंपलसरी से मुराद ये वो सब्जेक्ट हैं जो 6 हैं और सारों ने उनमें पेपर देने हैं, और 600 नंबर कंपलसरी, ये 6 सब्जेक्ट वो हैं जो इख्तियार है, चुन लो। अभी दिखाऊंगा कौन से हैं, ढेर लगा हुआ है कि अपनी अपनी मर्जी के जोन से दिल करता उठा लो। क्लियर हो गया जी? और फिर रिटन पार्ट में इस 1200 में से जो पास हो जाए वो इस फेज पे आ जाता है 300 नंबर का जो इंटरव्यू वाला फेज है। एग्जाम शेड्यूल नॉर्मली जो रिटन पार्ट है वो हर साल फरवरी में होता है, नॉर्मली जो ट्रेंड इनका चल रहा है। उसके बाद में फरवरी में इम्तिहान लेके सितंबर अक्टूबर में इसका ये रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में होने शुरू हो जाते हैं मेडिकल, उसके बाद में साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और उसके बाद में जो वाइवा है। इस पीरियड के बीच में नवंबर से मई तक चलता रहता है अगले साल। जून में फिर इनका रिजल्ट आता है और अक्टूबर के अंदर जाके इनकी क्लासें शुरू हो जाती है ट्रेनिंग की। यूं तकरीबन ये जो प्रोसेस है फरवरी से लेकर अगले साल के अक्टूबर तक, ये कितने महीने का बना? 1.5 साल।
तो तकरीबन ये 1.5 साल का प्रोसेस है इम्तिहान देने के। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं रिटन के और उसके बाद में वाइवा के। रिटन के बीच में 3 चीजें हैं। एक तो ये कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं लाजमी है कि 40% मिनिमम उनमें लें, जो ऑप्शनल हैं लाजमी है कि उनमें मिनिमम 33% लें, और एग्रीगेट 50% बनना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 1200 नंबर का इम्तिहान है तो कितने नंबर आने चाहिए टोटल? 600। जिसके 600 आ गए वो इंटरव्यू वाले पार्ट में जाएगा, वरना इंटरव्यू वाले पार्ट में वो नहीं जा सकता। और वाइवा जिसको जो इंटरव्यू है दरअसल हमारा, उसके 300 नंबर होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स 100 हैं, और फिर ये ओवरऑल सारे मार्क्स की तकसीम। अच्छा, इसके बाद एक सिलसिला और होता है, वो ये होता है कि हर साल पास लोग जो होते हैं इंटरव्यू देने के बाद में वो ज्यादा होते हैं और सीटें जो है वो कम होती हैं। मसलन हर साल एवरेजली अगर मैं आपको बताऊं, कोई 400 बच्चा ऐसा होता है जिसने इंटरव्यू दे दिया होता है और वो पास होता है, लेकिन सीटें जो होती हैं वो 200-225 होती हैं। तो फिर वो किस तरह मिलती होंगी? मेरिट वाइज, कि जो टॉप का 200-225 लोग हैं उनको वो सीटें जो मिल जाती हैं। इसमें भी कुछ कोटा सिस्टम आ जाता है, वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के। प्रोविंशियल कोटास, अच्छा ये तकसीम है सीटों की जी। अगर हमारी टोटल फर्ज करते हैं कि 200 सीट्स हैं तो उसके बीच में 7.5% मेरिट की सीटें हैं। इसका मतलब है कि 15 वो लोग हैं जो टॉप के लोग हैं, जो ख्वाह किसी भी सूबे से हों, अगर उनके टॉप 15 में हैं तो उनकी एलोकेशन हो जाती है, उनको सीट मिल जाती है। फिर 50% पंजाब जमा इस्लामाबाद इन दोनों को मिला के है हमारा कोटा। फिर सिंध का कोटा है 19%। इसकी फर्दर बाइफर्केशन है 40% अर्बन की और 60% रूरल की। केपी के 11.5%, बलोचिस्तान 6%, फाटा डिस्ट्रिक्ट का जो एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जो पहले वजीरिस्तान वगैरह इस तरह के थे, इनके लिए 3% कोटा 10 साल के लिए भी मौजूद है। जीबी का 1%, एजेके का 2%। अच्छा, इसके बीच में बजाहर देखने में बलोचिस्तान, केपी के, फाटा, सिंध इनका कोटा कम लगता है, लेकिन कंपटीशन पंजाब में ज्यादा होता है। हर साल ये जो हमारे छोटे सूबे हैं, आबादी वाइज जो छोटे हैं, इनकी सीटें खाली जाती हैं। खाली से मुराद ये है कि बच्चे पास कम हुए होते हैं और सीटें ज्यादा अवेलेबल होती हैं। जो सबसे ज्यादा मैदान जंग लगता है वो कहां लगता है? पंजाब में। पंजाब में एक अच्छा कंपटीशन होता है जिसको फेस करना पड़ता है। आगे जी, वुमेन कोटा 10% है स्पेशल, माइनॉरिटी कोटा 5% है, और इन 3 ग्रुपों में फौज से लोग आते हैं, डायरेक्टली फौज से आते हैं। ये पीएएस है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरे नंबर पे पीएसपी है, पुलिस सर्विस, और तीसरी है फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये 10%, अगर कुल 40 सीट है तो जो 4 सीटें हैं पीएस की वो फौज से लोग आएंगे। इसी तरीके से पीएसपी में। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अच्छा, इसके बीच में मैं आपको सिर्फ बता दूं, कंपलसरी के हवाले से बात की जा सकती है। ये 600 नंबर वो है जो कि सारे बच्चों ने इन पेपरों में अपीयर होना है। कुल पेपर कितने हैं बाय द वे? 12, 100 नंबर के। पहला पेपर हो गया एस्से का। 3 घंटे में सिर्फ एक अंग्रेजी में एस्से लिखना होता है आपने, सिर्फ एक। और सोशल टॉपिक्स पे आता है, उसमें लिटरेरी टॉपिक्स भी होते हैं मुख्तलिफ तरह के। 12-14 टॉपिक्स गिवन होते हैं और एक आपने ऐसे 3 घंटे में लिख देना। दूसरे नंबर पे जो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है, इसमें 5-6 मुख्तलिफ तरह के सवाल होते हैं। इसमें एक तो आपकी वोकैबुलरी चेक होती है, वोकैबुलरी दी हुई होती है, आपको कहा जाता है इसके सिनोनिम एंटोनिम्स लिखें। दूसरे नंबर पर आपको एक पैराग्राफ दिया होता है जिसके बीच में आपने प्रेसी बनानी होती है। प्रेसी का मतलब पता है ना? समरी, पैराग्राफ की समरी प्रिसाइज करके। तीसरे नंबर पर पैराग्राफ दिया होता है और कहा जाता है कि जी आप यूं करें कि इसमें क्वेश्चंस हैं उसके एंड पे गिवन, इनके जरा आंसर लिख के दिखाएं। वो पैराग्राफ, उसको कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। पैराग्राफ आपने पढ़ा और उसमें से सवालों के जवाब आपने दिए। कितने सवाल हो गए? चौथे नंबर पे आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ट्रांसलेशन। एक उर्दू में पैराग्राफ गिवन है और आपने उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के बीच में। 5वें नंबर पर आपको करेक्शंस दी जाती हैं, इंग्लिश के गलत जुमले दे दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है इसको ठीक कर दें। ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं सारों में। 6ठे नंबर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। ये पढ़े हुए हैं आपने ग्रामर में? डायरेक्ट लैंग्वेज गिवन होती है, उसको इनडायरेक्ट बनाना होता है, या इनडायरेक्ट गिवन होता है और उसका आपने क्या बनाना होता है? डायरेक्ट आपने बनाना होता है। अच्छा,
उसके बाद में एक आधा क्वेश्चन आपसे ईडियम्स का आ जाता है, मुख्तलिफ तरह के ईडियम्स, टू बेल द कैट, इस तरह के कुछ भी हो सकते हैं, वो ईडियम्स होते हैं और आपको कहा जाता है कि आप जुमले बनाएं इनके। ये मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि इसके बीच में आते हैं। नेक्स्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये जो रोजमर्रा हमारी लाइफ में साइंस है, जितनी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, ये उस हवाले से क्वेश्चन होता है। पहाड़ क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, नमक की कंपोजिशन क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह के। क्लाइमेट चेंज क्या है, कौन सी गैसें हैं, ये इस तरह का ये एक पूरा पार्ट होता है। फिर एक एबिलिटी से मुराद ये है 60% होता है जनरल साइंस का और 40% एबिलिटी ये है जिस तरह के मुख्तलिफ कॉमन सेंस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं कि एक गाड़ी जो है वो 1 घंटे में अगर 150 किलोमीटर सफर तय करती है तो वो 1.25 घंटे में कितना करेगी। इस तरह के नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लॉजिक्स और रैशनल के आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगला कौन सा पेपर आ गया? करंट अफेयर्स। बेसिकली 3 तरह की चीजें इसमें होती हैं। पाकिस्तान अफेयर्स पूछे जाते हैं, जो पाकिस्तान के इश्यूज चल रहे हैं। वर्ल्ड अफेयर पूछे जाते हैं और हमारा जो रीजन है इसके अफेयर्स के क्या क्या कुछ चल रहा है, चाइना के साथ क्या हमारे तल्लुकात चल रहे हैं, SCO क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम चीजें इसके बीच में आती हैं। उसके बाद में पाकिस्तान अफेयर्स, इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। कुछ सवाल होते हैं जो 1947 से पहले के होते हैं, पाकिस्तान बनने के मराहल के हवाले से। सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम कैसे फैला, शाह वलीउल्लाह का क्या किरदार था, सर सईद अहमद खान ने क्या किया, 2 कौमी नजरिया क्या है। और कुछ होते हैं फिर जो पाकिस्तान बनने के बाद के, हमारा आइन जो है वो कैसे बना, उसके बाद में 65 की जंग क्यों हुई, 71 के अंदर क्या हुआ, तो तमाम की तमाम, प्राइवेटाइजेशन क्या है, नेशनलाइजेशन क्या है, वगैरह वगैरह, ये चीजें आ जाती हैं। फिर आखिर में इस्लामिक स्टडी, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए कंपैरेटिव स्टडी आ जाती है। इसके बीच में गिनती के कोई 30-32 टॉपिक्स हैं, जहाद के हवाले से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह के हवाले से, रसूलुल्लाह की जिंदगी, कुछ खुलफा की जिंदगी, ये सारी की चीजें हैं जो कि इसके बीच में करनी पड़ती हैं। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब उसके बीच में ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, और कितने नंबर के ऑप्शनल हैं? 600। वेरी गुड, आप माशाल्लाह अच्छा तेजी से पिक कर रहे हैं। अच्छा, वो 600 बनते कैसे हैं? ये ग्रुप 1 है ना, ऐसे कई ग्रुप हैं, उन ग्रुपों में से आपने चुनने हैं। मसलन ये वाला जो पहला ग्रुप है, इसमें से आप मैक्सिमम 200 नंबर का कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं। ये पढ़ा जा रहा है क्या है? अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पोल साइंस है और IR है। पोल साइंस कितने लोगों का है? पोल साइंस वालों को फायदा हो जाता है इस हवाले से, क्योंकि पोल साइंस एक अहम 200 नंबर का मेजर सब्जेक्ट है। तो इनमें से कोई एक आप रख लें, या फिर जो दूसरा ग्रुप है इसमें से आप 200 का रख सकते हैं। ये सारा साइंस ग्रुप है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी। 200 नंबर आप इसमें से पूरा कर सकते हैं। एक भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 200, मैक्सिमम 2। ग्रुप 3, इसमें बिजनेस एड है, इसमें 100, मैक्सिमम 100 नंबर का आप रख सकते हैं। बिजनेस एड, पब्लिक एड, गवर्नेंस, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ग्रुप 4 क्या है जी? पढ़ दें बेटे। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएस। ये सारे हिस्ट्री पर मुश्तमिल है। ओके, इनमें से 100 नंबर का एक रख सकते हैं। नेक्स्ट, जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। 100 नंबर का रख सकते हैं एक। उसके बाद नेक्स्ट, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी और फिलोसफी। इनमें से कोई एक 100 नंबर का सब्जेक्ट आपने चुनना है, आप चुन लें। और आखिर में जी जर्नलिज्म है 100 का, साइकोलॉजी 100 की, जियोग्राफी 100 की, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक, कोई एक इनमें से रख लें। हर माल 100 रुपए वाला साहब बना हुआ है। ठीक हो गया बेटे? तो ये ओवरऑल हमारे ग्रुप्स की तकसीम होगी। अच्छा, भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आपने चुनने हैं, जब आपने सिलेक्ट करने हैं, तो इनकी सिलेक्शन की मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए? ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने थे हमारे, कितने नंबर के चुनने हैं? अब मैं वो बताने लगा हूं कि इनको चुनते वक्त हम कैसे चुनते हैं किसी सब्जेक्ट को। पहले नंबर पे तो नेचुरल इंक्लिनेशन है। क्या मतलब इस बात का? कुदरती रुझान है, प्रेडिलेक्शन, रुझान, इंटरेस्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साइंस बड़ी बड़ी समझ में आ रही होती है, कुछ को हिस्ट्री बड़ी अच्छी याद हो जाती है, कुछ ऐसे हैं जो बड़े लीगल माइंड के हैं, लॉ बड़ा अच्छा लगेगा उन्हें लॉ पढ़ना। ऐसा है कि नहीं है? आपने पहले नंबर पे ये देखना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके कुदरती रुझान के मुताबिक। मैं जब सब्जेक्ट चुन रहा था, मैं उर्दू पोएट हूं, शायर हूं, मैंने उर्दू रख ली।
उसका फायदा यह हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ा। लोग शायरी को रट्टे मारा करते थे बड़े मुश्किल से, तो मैं इजीली याद भी कर लेता था, समझ भी लेता था कि क्या कर, रुझान है ना, कुदरती तौर पे बना हुआ। ओके, दूसरी चीज क्या है, एक्सटर्नल सपोर्ट। ये क्या, बैरूनी इमदाद, इससे क्या मुराद, हेल्प मिल सके। मसलन जब मैं सीएसएस की तरफ मूव, मेरा छोटा भाई उस वक्त लॉयर था, ही वाज लॉयर, जब मैं सीएसएस की तरफ मूव किया है, अभी जज नहीं बना था, तो मुझे था कि मैं अगर लॉ का सब्जेक्ट रखूं, मैंने कभी लॉ नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे वो उसकी हेल्प नजर आ रही थी कि अगर मैं लॉ में रखता हूं तो मुझे घर के अंदर से क्या मिल जाएगी, मैंने रख लिया, मिल गई, एंड इट वर्कड। दूसरा फैक्टर ये होता है चुनते वक्त। तीसरी चीज आप क्या देखते हैं, मटेरियल। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका मटेरियल आपको इजीली मिल जाता है, कुछ का नहीं मिलता। किसी दोस्त यार भाई बहन ने नोट्स बनाए हुए होते हैं, कुछ होता है, आप फिर उन सब्जेक्ट की तरफ चले जाते हैं कि ये मेरा इजीली तैयार हो जाएगा। नंबर 4, अवेलेबल टाइम। इससे मुराद ये कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, उनकी नेचर ही ऐसी है, बहुत आपको खपाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो इजी हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो आपने ये देखना होता है कि जब आप सीएसएस की तैयारी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके पास टाइम कितना है। उस लिहाज अगर मसलन बिल्कुल आप एंड पे आ जाएं तो मैं फिर बच्चों को कहता हूं कि यार आप मैथ्स कम्युनिकेशन रख लें, वो 2-3 माह में आप कर जाएंगे इजीली, उसको रख लें। लेकिन अगर आपके पास 2-3 माह हो तो मैं आपको कभी भी पोल साइंस नहीं रखवाऊंगा, वो डिटेल में करने वाली बात को समझ गए ना। बैकग्राउंड नॉलेज, कुछ चीजें हैं पहले से पढ़ी हुई हैं, नॉलेज है आपके पास। जैसे ये जो बच्चे बच्चियां जिन्होंने पोल साइंस पढ़ी है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उनको भी मतलब हर सब्जेक्ट यहां पे अवेलेबल होता है। आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, आईटी है, इकोनॉमिक्स है, जोलॉजी है, एक ना एक सब्जेक्ट आपको लाजमी आपकी बैकग्राउंड का मिल जाएगा, आप उसको देख लेते हैं। एंड फाइनली ये क्या, स्कोरिंग ट्रेंड। ये भी एक बला है सीएसएस में। ये है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें जितना मर्जी आप अच्छा सलूक कर लें, वो आपके साथ सलूक करते हैं नाराज सास वाला। कौन सा, जो मर्जी कर लो, उसने कोई ना कोई कर देना है। तो ये ऐसा ही है, वो जितना मर्जी आप अच्छा पेपर देके आ जाए, वो आपको फेल कर देंगे, गंदे नंबर देंगे। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें दरमियानी सी भी आप स्टडी करते हैं, वो बड़ा एक अच्छा आपको पे बैक करते हैं। तो स्कोरिंग ट्रेंड को हमने मॉनिटर करना होता है और वॉच करना होता है। नेक्स्ट जी, स्कोप ऑफ सिलेबस। इससे मुराद ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस अनलिमिटेड है, बहुत लंबा, अनलिमिटेड वर्ड नहीं अच्छा, जिनका स्कोप सिलेबस का डिफाइंड नहीं है। मसलन ये कि मैं आपको कहूं, आपका नाम क्या है भाई, ये खूबसूरत शर्ट जिन्होंने ब्लू पहनी हुई है, हमाद, मैं आपको कहूं कि जी आपने इंतजाम करना है एक खाने का, ये नहीं पता कितने लोग आने हैं, तो आप क्या फीलिंग होगी आपकी, खुश होंगे या परेशान होंगे? परेशान, पता ही नहीं कितने लोग, अनडिफाइंड चीजें हैं ना। इसके बरक्स अगर मैं इनको ये कह दूं कि 10,000 लोग आने हैं, तब भी कम परेशान होंगे, एक आइडिया तो मैंने दे दिया ना कितने लोग हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका स्कोप ही नहीं पता होता, आपको पता ही नहीं कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं। पेपर उठा के आप देखते हैं तो पता चलता है कि यार इनका सिलेबस कुछ और था, सवाल कुछ और आते रहे। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को फिर हम क्या करते हैं, साइड पर जाते हैं। हम उन सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं जिनका स्कोप डिफाइंड है, भले मुश्किल है लेकिन पता है कि है इतना ही। 10,000 बंदा खाना खाने आएगा लेकिन कोई पता नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा, हमें पता है। नेक्स्ट जी, ये जनाब मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड सीएसएस, जो कुछ आप पढ़ते हैं क्या इसका लेना देना है सीएसएस के साथ कि नहीं, या इस लेवल के ऊपर जिस लेवल पे आप हैं कोई स्पेशल डिग्री लेनी चाहिए सीएसएस के लिए? क्या जवाब होगा, हां कि ना? ना, जो मर्जी डिग्री ले लें। मेरा सवाल है, सवाल सुने, सवाल ये है, मैं सवाल दोहराता हूं। सीएसएस के लिए एक बच्चे का प्लान बन गया, मैंने सीएसएस करना है, ठीक है। अब क्या उसको ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में कोई खास सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए कि जी मैं यही डिग्री लूं, ये मुझे हेल्प करेगी, या जो दिल करता है वो पढ़ ले फिर सीएसएस की तरफ आए? ऑप्शंस दो हैं। एक ऑप्शन ये है कि जी वो सब्जेक्ट वो चुने जो इसको हेल्प देते हैं सीएसएस में, और उन्हीं के बीच में वो मास्टर्स करे, सारा कुछ करे। दूसरी ऑप्शन वो है कि वो प्रोफेशनल फील्ड अलग रखे और फिर सीएसएस की तरफ आए। क्या करना चाहिए, ऑप्शन 1 या 2? कोई बंदा जो ऑप्शन 2 की सपोर्ट करता हो हैंड रेज कर दे। आप हैं, आपकी क्या राय है इस हवाले से? सीएसएस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक दूसरी हकीकत और भी है, सारों का नहीं होता। आपने जब अपनी एकेडमिक फील्ड चुननी है कि आपने पढ़ना क्या है, तो जो फील्ड आप अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं ना, वो रखें। सीएसएस को बतौर रुकावट कभी भी ना लें, ये मेरा मशवरा है बैसीत उस्ताद। सीएसएस को बतौर
रुकावट ना लें, इसको बतौर सपोर्ट लें। आप अपनी फील्ड में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बने। इंजीनियर बनना चाहते हैं, बने। लॉयर बनना है, बने। क्योंकि सीएसएस के लिए दोबारा से ही आपको जीरो से चीजों को तैयार करना पड़ेगा। आप अपने पूरे करियर को सीएसएस के लिए दांव पे नहीं लगा सकते। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अपनी एकेडमिक डिग्री जो दिल करता है लें, उसके बीच में एक्सेल करें और साथ साथ सीएसएस की तैयारी आपकी होती रहेगी। वो एक इजाफी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अगर आप दुनिया जहान की सारी चीजें छोड़कर सीएसएस की तरफ आएंगे तो उसका नुकसान होगा इन अ मल्टीपल वेज। आप पे प्रेशर भी आ रहा होगा, घर वालों की गालियां भी पड़ रही होंगी कि तुम्हें भेजा था, तुझसे कुछ भी नहीं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा होता है। तो आप अपना करियर चलाएं, साथ में सीएसएस के लिए बड़े आसानी से इसको चलाते जाएं, चलता जाएगा इंशाल्लाह ताला। ओके, सीएसएस के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है तैयारी के लिए? एनी गैस? 6 माह? कोई और? 1 ईयर? कोई और? अच्छा, वैसे तो कोई एक हतमी टाइम देना मुनासिब नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि एक एवरेजली 1 ईयर रिक्वायर्ड होता है तैयारी के लिए। अच्छा, लेकिन फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा या कम करती हैं इस टाइम को। वो चीजें क्या हैं? सबसे पहले आपका स्टार्टिंग लेवल क्या है। इस बात का मतलब ये है कि जब आपने सीएसएस की तरफ आना शुरू किया, बाकायदा आप बैठ गए कि जी मैंने सीएसएस करना है, आपका उस वक्त तालीम में किस लेवल पर थे आप? एक ये चीज डिपेंड करती है। अगर आप पहले ही शाइनिंग स्टूडेंट हैं तो आप जल्दी कर लेंगे। दूसरे नंबर पर डेली रूटीन। इससे मुराद ये है कि जब आप सीएसएस करने बैठे हैं तो आप कितना टाइम पढ़ाई को दे सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो 8 घंटे पढ़ लेते हैं, कुछ 6 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 4 पढ़ सकते हैं। इस पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। कंसंट्रेशन एंड फोकस। इससे मुराद ये है कि जो बच्चे कंसंट्रेट कर सकते हैं, ये बड़ी एक एबिलिटी है। अब मैं बात कर रहा हूं ना, आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। नॉर्मली होता है। कुछ बड़ा अच्छा फोकस्ड होते हैं और ये वो बच्चे हैं जिनका सीएसएस हो जाना होता है। ये चीज बड़ी सपोर्ट होती है। चौथे नंबर पर एक्सटर्नल हेल्प एंड असिस्टेंस। ये एक रोल प्ले करती है। जिसको जितनी हेल्प मिल गई उसका उतनी जल्दी हो जाता है। सब्जेक्ट सिलेक्शन। जिस बच्चे ने जल्दी होने वाले सब्जेक्ट चुने हुए हों उसका जल्दी हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेंथी सब्जेक्ट पकड़ लें तो उसका ज़ाहिर है उस साल से ज्यादा भी लग जाता है। सीएसएस एंड एकेडमी। इट इज ए क्वेश्चन। क्या सीएसएस के लिए जरूरी है कि आप किसी एकेडमी में पढ़े? अच्छा, इसकी मिसाल से मैं आपको समझा देता हूं, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। मसलन ये कि मैं आपको बताता हूं कि जी लंदन में एक गली है, गली का नाम क्या रखें? जॉन स्ट्रीट। कौन सी? जॉन स्ट्रीट। उसके घर नंबर 14 में आपने जाना है और आपके पास कोई हेल्प नहीं है। क्या आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? ना गूगल है, ना कोई रास्ता बताने वाला है। इसके बरक्स अगर मैं आपको कहूं कि जी ये मेरे दोस्त हैं, ये वहीं जा रहे हैं, तो आप इनके साथ चले जाएं। या मैं आपको ये कहूं कि आप लंदन जब उतरेंगे तो ये बंदा आपको गाइड कर देगा कहां जाना है। रास्ता इजीली मिल जाएगा कि नहीं? एकेडमीज की ये अहमियत जरूर होती है। अब एकेडमी से मुराद कोई खास एकेडमी नहीं है। इससे मुराद एक उस्ताद और एक मेंटोर है। इससे मुराद आपने ये लेनी है इस लफ्ज से। किसी एकेडमी की मैं बात नहीं कर रहा। एक रहनुमा की जरूरत होती है। वो किसी एकेडमी की सूरत में भी हो सकता है, वो किसी उस्ताद की सूरत में भी हो सकता है, किसी दोस्त की सूरत में भी, किसी भाई बहन की सूरत में भी हो सकता है, लेकिन ये रोल प्ले करती है। अच्छा, फिर एक और चीज कि अगर किसी को फर्ज करें कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो क्या उसका सीएसएस हो जाता है? यस। देखिए, लंदन बंदा पहुंच ही जाएगा, ख्वाह जलील होके पहुंचे, वो पहुंच जाएगा। रास्ता लंबा जरूर हो सकता है लेकिन मिल जाता है। तो बस यही है एक उस्ताद का या मेंटोर का या एकेडमी का रोल। नेक्स्ट जी, पिकुलियर डायरेक्शंस। ये वो डायरेक्शंस हैं बेसिकली जो आपके लिए आज हैं कि भी आपने आगे क्या करना है अपने लाइफ के बीच में। अगर आपने सीएसएस करना है तो 2-3 काम आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कासिम साहब बता रहे थे कि आप लोगों का भी टाइम है आप लोगों की डिग्रीज खत्म होने में, और आप लोग अगर पेपर भी देंगे तो 2-3 साल बाद ही शायद दें। ऐसा ही है। सबसे पहले आपने किस पे काम करना है? और इंग्लिश ग्रामर पे काम करने के लिए ये चीजें हैं, ये लिखनी है तो लिख लें। सबसे पहले एक इंग्लिश ग्रामर है, टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर, प्रोफेसर आफ्ताब की अच्छी किताब है। ये आपके इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त करेगी। दूसरे नंबर पर हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टन। ये सारी सस्ती किताबें, महंगी कोई भी नहीं है इनमें। ये रेन एंड मार्टन इजीली अवेलेबल है। ये फॉरेन ऑथर्स हैं लेकिन पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। 250-400 रुपए की किताब आ जाएगी। तीसरे नंबर पे एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादत अली शाह। एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादत अली शाह। और चौथे नंबर पे प्रेसी राइटिंग बाय आर ढिल्लों, DHILLON। कितनी किताबें हो गई? 4।
ये 4 किताबें आपकी जो बेसिक ग्रामर और कंपोजिशन के कॉम्प्रिहेंशन के स्किल्स जो हैं इसको ये पॉलिश कर देंगी। आगे चलते हैं, लेट्स मूव हेड। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है जी, आपने क्या काम करना है? डॉन क्या चीज है? अखबार। डॉन अखबार के बीच में आपने सारे अखबार को नहीं पढ़ना। सबसे पहले इसका फ्रंट पेज देख लेना है, जो पहला पेज है उसका सिर्फ आपने लीडिंग न्यूज पढ़ लेनी है, सुर्खियां जिसे कहते हैं, हेडिंग्स पढ़ लेनी है, ठीक है जी। फिर अखबार को उलट के एक वर्ड इन फोकस वाले आखिरी 2 पेजेस है उनको पढ़ लेना है। ये गालिबन पेज नंबर 11-12 होते हैं, वर्ड इन फोकस। और तीसरे नंबर पर इसका एडिटोरियल पेज है जो बिल्कुल दरमियान में होता है, उसमें कॉलम्स लिखे हुए होते हैं और सारा कुछ होता है। आपने डॉन पढ़ लिया, आगे चलते हैं। डॉन के जो एडिटोरियल्स हैं बेसिकली अगर आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ लें तो आपको पता चलता जाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और आपकी इंग्लिश भी बेहतर होती जाएगी। उसके बाद ऑप्शनल की प्रिपरेशन, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपने वो कैसे तैयार करने हैं। उसके लिए 4 उसूल हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को तैयार करने के लिए। सबसे पहला यह है कि डू नॉट डिले द प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ सिलेक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे 6 सब्जेक्ट उनसे चुने नहीं जा रहे होते, सिलेक्ट नहीं कर पाते, और वो उन 6 सब्जेक्ट के इंतजार में तैयारी नहीं शुरू करते। तो बेस्ट वे ये है कि जैसे ही आपको एक सब्जेक्ट चुन लें उसकी तैयारी को स्टार्ट कर दें। कभी इंतजार ना करें कि 6 पूरे होंगे तब मैंने इसकी तैयारी करनी है। दूसरी चीज ये है कि अच्छी तरीके से आप कंसीडर कर लें, सोच समझ लें ऑप्शनल चुनने से पहले, क्योंकि इसका एक इंपैक्ट है। और फिर तीसरी चीज ये है कि अगर आपकी रॉन्ग सिलेक्शन हो जाए, दरमियान में करके आपको पता चले कि सब्जेक्ट आपने अच्छा नहीं चुना, रास्ते पे चल पड़े हैं, उसको चेंज करने में कोई हर्ज नहीं होता, चेंज कर देना चाहिए। यू मस्ट गो फॉर दैट। और चौथे नंबर पे सबसे अहम चीज ये है, बी माइंडफुल ऑफ द प्रेपरेशन स्टेजेस। हमारी तैयारी की जो बेसिकली कुछ स्टेजेस हैं इनका आपने बड़ा जो है वो जहन में रखना है। अच्छा, ये मेरा ख्याल ये है कि हम यहां पे अली रोक लें, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के बीच में मैं यहीं से अपनी जो बात है उसका आगाज करूंगा। मैं करके इसको बिलावजह एक खराब नहीं करना चाह रहा, इसकी अहमियत को मैं अंडरमाइन हो जाएगी, ये ज्यादती होगी इसके साथ। कोई क्वेश्चन है? सवाल ये है कि क्या सब्जेक्ट की सिलेक्शन से आपके ग्रुप पे कोई असर पड़ता है? नहीं। इसका जवाब है कि आज तक नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट एक प्लान कर रही है इस चीज को, क्लस्टर बेस्ड एक सिस्टम बनाना चाह रही है। उसमें यह है कि कुछ मखसूस सब्जेक्ट्स दे दिए जाएं कि जिन लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी हुई है उनको अकाउंट्स वाले ग्रुप में भेजा जाए या इनकम टैक्स वाले में। अभी तक इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। वो पूछ रहे हैं कि जी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर हम कोई बात करें तो क्या उसके नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? दिल क्या कहता है वैसे आपका? वो सही रास्ता होता है, तो आपका दिल बिल्कुल सही कहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सीएसएस के अलावा भी जब आप प्रैक्टिकली ब्यूरोक्रेसी में आएंगे ना, तो गवर्नमेंट कभी इस चीज को माइंड नहीं करती कि कोई, देखिए हमारा जो गवर्नेंस का काम है ना, ये काम चलता ही डिसएग्रीमेंट से। जब आप किसी चीज पे क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं तो दरअसल आप अपनी राय पेश कर रहे होते हैं। हुकूमत, एफपीएससी, पेपर चेक करने वाले लोग, वो इस चीज को रिस्पेक्ट देते हैं, बल्कि आपसे कहा जाता है कि आप इस पर क्रिटिसिज्म करें, इसको अप्रिशिएट किया जाता है। अच्छा, लेकिन एप्रिसिएशन सिर्फ एक जेन्युइन और अच्छे अंदाज में क्रिटिसिज्म की होती है। अगर आप अपनी बातों से कोई फील ऐसी दे रहे हैं कि आप किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं, तो वो फिर आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप मुस्बत अंदाज में किसी चीज पे तनकीद कर रहे हैं तो यही तो रिक्वायर्ड है। सीएसएस के बीच में यही रिक्वायर्ड है। आपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज बयान नहीं करनी, आपने क्रिटिकली एवेल्युएट करना है कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है कि गलत कर रही है, और इसको अप्रिशिएट किया जाता है। कोई सवाल? बैचलर का रिजल्ट काउंट नहीं होता, सिर्फ आप पास हो और डिग्री आपकी सेकंड डिवीजन में हो तो आप एलिजिबल हैं। बाकी जो उन्होंने आपको एवेल्युएट करना है वो आपकी सीएसएस की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर करना है। अगर आपका डोमिसाइल एजेके का है तो आप एजेके के ही रहने वाले कंसीडर होंगे, और आपको जो सीट मिलेगी वो भी उधर से मिलेगी। कोई बात नहीं, एजुकेशन से मैटर नहीं करता, आपका डोमिसाइल मैटर करता है कि आप जहां के डोमिसाइल्ड हैं आपने उसी कोटे पे अप्लाई करना है। सर, मेडिकल और साइकोलॉजिकल, मेडिकल यूं समझ लें कि आपका तफसीली जिस्मानी मुआयना है, वो ये देखते हैं कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं, और ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, एक्सरेज होते हैं, आपकी आई साइट चेक की जाती है, बहुत कमजोर ना हो, पावर ग्लासेस जो हैं दे वर्क, कोई इनको इशू नहीं होता। ऐसे लंबाई चौड़ाई में भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, आर्मी वाले उसूल इसके बीच में नहीं है।
साइकोलॉजिकल असेसमेंट बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा ख्याल है कि मैं इसको किसी अलग लेक्चर में बयान करूंगा। ये यूं समझ लें कि आपके जो ज़हनी रुझानात है ना, उनको इसके जरिए चेक किया जाता है और गेज किया जाता है। अच्छा, एक इन्होंने ये सवाल किया, इन्होंने सवाल ये किया कि कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने सीएसएस के लिए 2-3 साल जाया किए और उनका सीएसएस नहीं हुआ। फिर सवाल ये है कि क्या कोई पैरामीटर ऐसा है कि बिल्कुल ही पहले पता चल जाए कि इसका होगा या नहीं होगा। दो बातें इस पे, दो कमेंट हैं। पहली बात तो यह है कि फॉर श्योर, नहायत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि वो टाइम जाया नहीं हुआ। जो 2-3 साल सीएसएस करने के लिए किसी बंदे ने लगाए हैं, जो इल्म उसने लिया है, वो कभी जाया नहीं हुआ। यार आप लोग जिस डिग्री को ले रहे हो ना, मतलब मैंने जब सीएसएस की तरफ आया तो मैं उससे पहले 16 साल पढ़ चुका था। जरा मास्टर्स थी मेरी तालीम, फिर सीएसएस के लिए मैंने 1 साल पढ़ा। टोटल कितना पढ़ लिया? मेरे 16 साल की उस तालीम में मैंने 2% भी हासिल नहीं किया नॉलेज जो मैंने सीएसएस की तैयारी में 1 साल में हासिल किया। तो पहले नंबर पे तो आप ये समझ लें कि आप इल्म हासिल करते हैं, इल्म कभी जाया नहीं जाता। दूसरी चीज ये है कि क्या बिल्कुल स्टार्ट में पता चल सकता है कि कोई बच्चा या बच्ची कर जाएगा या नहीं? यस, पता चल सकता है। किसी मेंटोर, किसी उस्ताद से आप अगर बैठ जाएं, उसके साथ 10 मिनट गुजारें और कहें कि सर मुझे एवेल्युएट करके बता दें, बिल्कुल वो बता देगा ईमानदारी से। इवन मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं भी बता दूंगा जी। यार सीएसएस का सिलेबस एफपीएससी ने दिया हुआ है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वो इदारा है जो ये इम्तिहान मुनक्कद करता है, उसकी वेबसाइट पे सारा कुछ अवेलेबल होता है। उन्होंने दिया हुआ है किसका सिलेबस ये है। इन्होंने सवाल किया जी कि 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं, एक इंटेलिजेंट है, एक हार्ड वर्क है, तीसरा एवरेज है। अगर मैं 2 में बताऊं कि इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क, इन दोनों में से कौन ज्यादा रोल प्ले करता है, तो इट इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। सीएसएस एक एवरेज माइंड के, बंदा बिल्कुल साइन आओ कि उसको समझ ही ना आए, बात पे की नहीं कर रहा, एक एवरेज माइंड के, जैसे हम सब लोग होते हैं, एक औसत दिमाग का, एक एवरेज माइंड का इंसान। अभी हमारे पास, अली आपने ये भी मुझे याद करवाना है कि अगले सेशन में मैंने एक टेस्ट इनको देना है जिससे इनको पता चलेगा कि क्या ये इनका जो माइंड है वो किस तरह सोचता है और ये सीएसएस कर सकते हैं कि नहीं। एक टेस्ट में एक्सरसाइज करवाऊंगा नेक्स्ट पे इंशाल्लाह आपको। थैंक यू वेरी मच यार। बड़ा ये कोशिश मैंने की चीजों को समराइज करने की, लेकिन मुझे अंदाजा है ज़रा एक बहुत बड़ा एक सीएसएस एक नॉलेज है। मेन चीज ये है कि दुनिया में कोई भी काम जब हो उसका स्टेप 1 जरूर होता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए और ये जो आपका यहां पे बैठना है ये आपकी जिंदगियों में कोई रोल प्ले कर सके, ये मेरी एक नेक तमन्ना है। थैंक यू वेरी मच।